हेलो एवरीवन, दिस इज हर्ष। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर कर रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने किया था कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, वो मैंने आपको बताया था। फिर हमने किया था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट हुआ था जो कि V इक्वल टू आर आई था। हमने वहाँ से R के बारे में जाना, जो कि एक होता है भाई, R इज रेजिस्टेंस, और उस रेजिस्टेंस को हम एक कांस्टेंट मान सकते हैं। और अगर हमको आर निकालना तो उस फॉर्मूले से चेंजेस करने पड़ेंगे। तो V इक्वल टू आर आई था, तो आर क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। तो अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आर को हम रेजिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। ठीक है। तो पिछली वीडियो के अंदर कुछ बातें चल रही थी यार कि आर ना कांस्टेंट है। तो उस टाइम पे मैंने कहा था कांस्टेंट रहेगा आर। कब? उस टाइम पे कांस्टेंट रहेगा वो आर जब उसमें ना कुछ चेंजेस ना आ रहे हो, मतलब कि वो कंडक्टर के साथ कुछ छेड़छाड़ ना की जा रही हो, मतलब उसमें कुछ चेंजेस आएंगे तभी आर बदलेगा। वो चेंजेस मैंने कहा था कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो पढ़े हो, पढ़े वो फैक्टर्स पढ़े। तो चलिए आज की वीडियो के अंदर हम वो फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से। तो अभी दिमाग खोलो, पानी पानी वगैरह पी लो और आ जाओ वापस। जल्दी से जाओ, पानी पी लो, आ जाओ। ये ना, चलो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो देखो भाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। तो फैक्टर्स कौन कौन से होने वाले हैं, तो वो ना चार फैक्टर्स होते हैं भाई, चार फैक्टर। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है। तो क्या होता है, पहला है हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर। जिस कंडक्टर का हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं उसकी लेंथ डिपेंड करती है कि रेजिस्टेंस बदलेगा या नहीं बदलेगा। ठीक है। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर, सबसे पहली बात तो हमारे पास लेंथ ऑफ कंडक्टर, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, राइटिंग पूरी आ सकती है थोड़ी सी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। और फोर्थ जो हमारे पास है वो क्या, टेम्परेचर। फोर्थ जो थी हमारे पास वो टेम्परेचर है। अब इन पे कैसे डिपेंड करता है वो बातें करते हैं। तो सबसे पहले, it has been found by experiments that on increasing the length of a wire its resistance increases and on decreasing the length of a wire its resistance decreases। तो ये पाया गया एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि जब हम लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं ना तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। किसी कंडक्टर की लेंथ मान लीजिए इतनी है, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस कुछ ओम लगा लो, एक्स ओम लगा लो। अगर उसकी रेजिस्टेंस सॉरी लेंथ को इतना कर दिया तो एक्स में कुछ 2, 3, 4 ऐसे ऐड हो जाएगा, तो वो जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। तो अब हमने यहां से क्या सीखा, जब लेंथ बढ़ रही है तो क्या बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। अगर रेजिस्टेंस घट रहा है तो लेंथ घट रही है, मतलब लेंथ घट रही है तो रेजिस्टेंस घट रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि लेंथ, जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। ये चीज समझ में आएगी नहीं, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए, ये चीज समझ में आएगी नहीं। अगर लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घट रहा है तो लेंथ घट गया। ठीक है। तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, जब एक चीज बढ़ रही होती है दूसरी चीज बढ़ रही होती है तो उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं उस टाइम पे। ठीक है। तो अब ये हो गया हमारे पास एक केस कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो लेंथ बढ़ रही है, तो लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो पाइप होती है ना, जो वायर होती है उसकी वो सिलेंड्रिकल शेप की होती है। सिलेंड्रिकल शेप की होती है यानी कि कुछ इस तरह से, इसी तरह की होती है वायर, वायर इसके अंदर। ठीक है। तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप है। तो इसका जो एरिया है इसके अंदर, जो इसके जो अंदर का एरिया है, जो इसके ये मान लीजिए एक पाइप है, इसके अंदर का जो एरिया है, एक वायर, उसके अंदर का जो एरिया है वो क्या कहता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शन है, इसके अंदर का एरिया, इस पे भी क्या करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है।
इस पे कैसे डिपेंड करता है, तो कहा जाए इट हैज बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट्स दैट रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था, इस वीडियो में फिर से बता रहा हूँ कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि एक चीज तो बढ़ रही है तो उसकी वजह से दूसरी चीज घट रही है, दूसरी चीज बढ़ रही है तो उसकी वजह से पहली चीज घट रही है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम इसको तो हमने एल से डिनोट किया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम डिनोट करते हैं ए से। तो हम क्या कह सकते हैं, आर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये दोनों चीजें हैं। अब नेचर ऑफ मटेरियल तो भाई वही है कि अगर मटेरियल मान लीजिए कॉपर है, कॉपर की तो बार भाई कॉपर का तो बहुत ही लो रेजिस्टेंस होता है। देखिए जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट होगा, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा करंट होगा। तो कॉपर अगर नेचर ऑफ मटेरियल में हम पढ़ें कि कॉपर जो है उसका जो रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा लो होता है, कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा लो होता है ना, तो उसके वजह से उसमें करंट ज्यादा होगा। अगर निक्रोम है, निक्रोम भी एक वायर होती है, निक्रोम की वायर, निक्रोम एक अलॉय, ठीक है। अगर निक्रोम की बात करें तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो उसमें से कम करंट फ्लो करता है। तो नेचर पे डिपेंड करता है मटेरियल के कि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कम होगा। अब टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तब वही टेम्परेचर के भी आप कह सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर के, टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन किस केस में होता है, उस केस में होता है जब मेटल हो कोई, जब रेजिस्टेंस या फिर कह सकते हो कंडक्टर है जो वो एक मेटल हो, प्योर मेटल हो, ठीक है। तो अब हमने पढ़ लिया कि भाई लेंथ ऑफ ए कंडक्टर ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो हमारा ये होता है नेचर, ये भी इस पे भी डिपेंड करता है कि अगर नेचर ये है तो नेचर अगर कॉपर है तो ज्यादा कम रेजिस्टेंस होगा, अगर निक्रोम है तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब हम बात करें कि अगर लेंथ को हम डबल कर रहे हैं, लेंथ को हम डबल कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस डबल हो रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं, घटा रहे हैं, कह सकते हो हाफ कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस डबल होगा। अगर रेजिस्टेंस को हाफ करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो जाएगा। टेम्परेचर की बात तो सिर्फ प्योर मेटल से आते हैं तो हम यहाँ तक नहीं जाएंगे, हम सिर्फ यहीं तक जाएंगे अभी, ये दोनों चीजें। तो इनको लेके अब हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके, इन दोनों को ऐड करके हम क्या लिख सकते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 12 अपॉन ए। क्या मैं सही हूं, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे हमने क्या किया, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ये चीज मैंने लिख दी, जैसे कि हमने वो लिखा था ओम्स लॉ के उसमें कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। फिर हमने क्या किया था, आपको याद हो तो हमने क्या कहता है, कांस्टेंट ऐड किया था R, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट ऐड कर दें, कर दे, ओके कर देते हैं भाई, आपकी इच्छा। R इज इक्वल टू रो ऐड कर देते हैं इसमें, ये P शेप का होता है कुछ ऐसा ऐसा, ठीक है। L अपॉन A ये होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अब इसमें ये क्या है, ये एक कांस्टेंट है, इज ए कांस्टेंट, जो ये है लेटर जिसको हम रो के नाम से जानते हैं, ये होता है रो, इज ए कांस्टेंट एंड known as resistivity of a conductor, resistivity of a conductor, ठीक है। तो इस जो रो है इसको ये कांस्टेंट है और नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। तो इसी की तरह रेजिस्टेंस की तरह ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, मान लीजिए सपोज कीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ, ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ क्या है, 1 मीटर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, 1 मीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये रेजिस्टिविटी है ना, तो ये रो कहलाती है, ठीक है। और इसकी जो रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट है वो होती है हमारी ओम मीटर। ये कैसे बनी ओम मीटर वो बताऊंगा, पहले आप यहाँ को ये बताता हूँ कि जो 1 मीटर का जो कोई कंडक्टर है उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर 1 मीटर स्क्वायर है, तो इस वैल्यू में अगर इस फॉर्मूले वगैरह पुट करेंगे तो रो एल क्या है 1 और ये भी 1, तो क्या होगा, आर इज इक्वल टू रो, यानी कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, ठीक है।
resistivity is equal to resistance. Resistivity of a conductor is equal to resistance of that conductor if length of conductor is 1 meter and its area of cross section is 1 meter square. कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कब इक्वल होंगे, तो उसके लिए आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है रेजिस्टिविटी की कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर व्हेन लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर एंड जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो होता है 1 मीटर स्क्वायर. उस टाइम पे ये होता है. ठीक है, तो रेजिस्टिविटी एक नई टर्म आ चुकी है, आपको याद रखना है. ठीक है, और क्या कह सकते हो आप, रेजिस्टिविटी नई टर्म आ गई. रो ये इसे सिंबलाइज की जाती है, रिप्रेजेंट की जाती है, इसकी ऐसे यूनिट है ओम मीटर. तो अब कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं. ठीक है, पहले आपको बता दूं कि ओम मीटर कैसे, सॉरी भूल गया ना, ओम मीटर कैसे है. तो R इज इक्वल टू, हमारे पास है R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए. तो अगर इसको हम रो को इधर ले आए, मतलब सॉरी इस ये तो इधर लिखना है, इसको इधर ले आते हैं और इसका भी इधर ले आते हैं, तो रो क्या होगा, रो होगा आर ए अपॉन एल. ठीक है, रेजिस्टिविटी किसके इक्वल होगी, रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ. अब देखिए समझिएगा, रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम. ओके, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर. ओके, लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर. ओके, तो मीटर से ये 2 मीटर थे, इधर स्क्वायर था ना मीटर का, तो क्या हो गया ओम इंटू मीटर, तो क्या हो गया ओम मीटर. तो यहां से रेजिस्टिविटी की क्या आई है, एसआई यूनिट आई है कि ओम मीटर होती है. अब 1 ओम मीटर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 ohm meter is that quantity of resistivity when the resistance of a conductor is 1 ohm and its area of cross section is 1 meter square and its length is 1 meter. ठीक है, फिर से बता देता हूँ लोगों को कि रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट है ओम मीटर, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, 1 ohm meter is that quantity of resistivity when the resistance of a conductor is 1 ohm, its area of cross section is 1 meter square and its length is 1 meter. तो आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ चुका है. अब हम कुछ इंटरेस्टिंग चीजें करने वाले हैं. देखो भाई फैक्टर यही थे, ये रेजिस्टिविटी होगी, तो आई थिंक इन्होंने रेजिस्टिविटी का कुछ और दे नहीं रखा, तो इन्होंने रेजिस्टिविटी को ऐसे डिफाइन करके, रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस व्हेन इट इज 1 मीटर लॉन्ग एंड एरिया 1 मीटर स्क्वायर. इन्होंने ऐसे डिफाइन करके रेजिस्टिविटी को, तो इन्होंने कुछ यहाँ पे ज्यादा दे नहीं रखा है. तो अब जो बुक का था वो तो हो गया हमारा, जो हमको पढ़ाना था. अब करते हैं कुछ फनी सा इंटरेस्टिंग सा, जिसमें आपको लोगों को मजा आएगा. क्या करना है बताता हूँ, एक बार इसको इरेज कर दूं जल्दी से, हो जा भाई इरेज जल्दी से, हो गया इरेज. ठीक है, अब एक काम करते हैं, वो जो फॉर्मूला हमारा बना था ना उसको साइड में लिख लेते हैं, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए. ठीक है, हाँ जी लिख लिया. अब मैंने आपको एक बात कही थी, आपको पता हो तो, कि जब R डबल हो रहा है तो लेंथ डबल हो रही है, लेंथ डबल हो रही है तो R डबल हो रहा है. लेंथ को अगर हम हाफ कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस R हाफ हो रहा है. अब इस चीज को प्रूफ करें, चलो अब इसको प्रूफ करने का मौका आ चुका है, हम इसको प्रूफ करते हैं. चलिए, तो एक काम करते हैं, लेंथ को डबल कर लेते हैं. तो उसके लिए ना कुछ हमको चीजें लेनी पड़ेंगी. सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं बीच में. ठीक है, इधर लिखेंगे फर्स्ट चीज है, ये होगा. इधर लिखेंगे हम इनिशियल चीजें, इधर लिखेंगे हम फाइनल चीजें. तो इनिशियल रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं R1. मतलब इनिशियल का मतलब क्या है, जब लेंथ और रेजिस्टेंस ऐसे कैसे थे, तो सॉरी तो उस टाइम पे फाइनल लेते हैं R2. मतलब लेंथ जब देखो, जब R1 तो रेजिस्टेंस था, उस टाइम पे लेंथ कितनी थी, L1 ले लेते हैं, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था, A. ठीक है, ये ना उस फॉर्मूले में, तो जो उस फॉर्मूले में चीजें हमको वही लेनी है. अब L1 को जब हमने डबल कर दिया, यानी कि हमने जो लेंथ है उसको डबल कर दिया, तो जो फाइनल लेंथ है उसको हम L2 ले लेते हैं, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही रहेगा. क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भाई A1 A2 क्यों नहीं दिया, ऐसा इसके साथ खिलवाड़ क्यों किया, तो बताता हूँ. देखो ये एक वो था कंडक्टर, ये इसकी लेंथ थी, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था, जो इसके अंदर का एरिया है. तो अगर हमने इसको ऐसे किया है, तो इसको
थिक या थिन थोड़ी किया हमने, एरिया का तो थिकनेस पे डिपेंड करता है। हमने इसको थिक और थिक या थिन नहीं किया है, पतला या मोटा नहीं किया है। वायर वैसी की वैसी ही है, उतनी ही पतली है या फिर उतनी ही मोटी जितनी पहले थी। हमने बस उसकी लेंथ बढ़ा दी, जो वायर इतनी सी थी हमने उस वायर पे इतना कर दिया। लेंथ सॉरी एरिया पे हमने कोई प्रभाव नहीं डाला है, तो एरिया इसका फैक्टर नहीं बनेगा यहाँ पे। मैं आपको एक प्रूव कराने वाला हूँ कि जब लेंथ को डबल करें तो आर भी डबल होगा। वो कैसे प्रूव करना वो इस में पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। जल्दी से देखते रहो और कमेंट कर दो यार, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर देना, मन करता हो तो आपका। तो तो हम लिख देंगे R1 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन ए, उसके अकॉर्डिंग, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो हमने लिख दिया यहाँ तक। अब यहाँ तक समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। हमने R1 लिया है इनिशियल रेजिस्टेंस को, L1 लिया है हमने इनिशियल लेंथ को, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों में सेम है, और ये सब R2 और L2 है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, R2 इक्वल टू रो L2 अपॉन ए। अब आएगी एक बहुत ही मेन चीज जो इनको इसको प्रूव करने के लिए हमको चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया है, लेंथ को डबल किया है, यानी कि जो L2 है वो नई लेंथ है, जो L1 है वो नई लेंथ है, सॉरी पुरानी लेंथ है, L2 नई लेंथ है, L1 पुरानी लेंथ है, तो L2 क्या है, डबल है। जो पुरानी वाली लेंथ है वो सॉरी जो नई वाली लेंथ है वो डबल है किसकी, पुरानी वाली लेंथ की। तो L2 नई लेंथ, L1 पुरानी लेंथ, तो L2 इक्वल टू 2L1 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक चीज है यहाँ पे, क्या, L2 इक्वल टू 2L1, यानी कि जो नई लेंथ है वो पुरानी लेंथ की डबल है, जो हमने किया है। तो अब L2 की वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे, L2 वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो R2 इज इक्वल टू क्या है, रो L2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2L1 अपॉन में ए। ठीक है, अब इस 2 को बाहर लिख सकते हैं हम, R2 इक्वल टू 2 रो L1 अपॉन ए, अगर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं। तो अब ये जो हमारे पास था रो L1 अपॉन ए, ये क्या था, रो L1 अपॉन ए R1 के इक्वल था। तो R2 इज इक्वल टू 2 इंटू R2 इज इक्वल टू 2 इंटू R1, R2 इज इक्वल टू 2R1। तो यहां से हमने क्या प्रूफ कर दिया, बड़े मजे की बात है, जो कि हम कह रहे थे, खाली शब्दों में कह रहे थे कि अगर इसको डबल करें तो ये भी डबल हो जाएगा, तो वो सच में हो गया, वो सच में हो गया यार डबल। ठीक है, तो ऐसे हमको करना है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 होता कि 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, यही भी बदल देंगे सब कुछ, 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे 3 कर देते, यहाँ पे 3 कर देते, यहाँ पे 3 हो जाता, यहाँ पे 3 हो जाता, यहाँ पे भी 3 हो जाता, तो वो 3 टाइम बढ़ जाता। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन होता है इसमें इसी टाइप का, वो भी करते हैं। इनिशियल फाइनल को यहीं पे रहने देते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में ये लिखा हो कि R इज या फिर कह सकते हो लेंथ इज डबल, जो इनिशियल लेंथ है वो डबल हो चुकी है जो फाइनल लेंथ है, अब वो फाइनल लेंथ क्या है, इनिशियल की डबल है, तो आपको सिंपली इस तरह से सोल्व करना है अगर प्रूव करने के लिए कहें तो। लेकिन अगर एक वर्ड आ जाए एक्सटेंशन, तो आपको तो पूरा पूरा किस्सा पलट जाएगा। इसका जो हमने किया ना, पूरा किस्सा पलट जाएगा, पूरा किस्सा पलट जाएगा। कैसे पलटेगा वो भी आप लोगों को बता देता हूं मैं। तो किस्सा ऐसे पलटेगा कि अगर वो कह दे कि लेंथ है उसको हमने डबल किया है, लेंथ को हमने डबल किया है बाय एक्सटेंशन। बाय एक्सटेंशन अगर हम डबल करते हैं तो वही चीज L2 इज इक्वल टू 2L1 हम लेंगे, L2 इक्वल टू 2L1 हम लेंगे, तो इनिशियल R1 फाइनल R2, इनिशियल L1 फाइनल L2, इनिशियल A1 फाइनल A2। भाई ये क्या कर दिया आपने, उसमें तो पिछले केस में तो आपने जो A था इसको बदला ही नहीं था, लेकिन इस केस में हमने इसको बदल दिया। पर क्यों बदला भाई ये तो बताओ। तो इसमें जो एक्सटेंशन वर्ड है ना यार, जो एक्सटेंशन वर्ड आया है इस क्वेश्चन में, इसने मेरे को मजबूर कर दिया है बदलने पे। एक्सटेंशन का मतलब क्या है पहले वो समझते हैं। अब लेंथ एक तो वैसे बढ़ा रहा हूँ, मतलब उसमें और वायर जोड़ रहा हूँ, तब तो वो लेंथ इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर वो एक्सटेंशन कहता है तो इसका मतलब उस वायर को हम खींच के, ऐसे रबड़ होता है ना स्ट्रेचेबल, उसको खींचते हैं बड़ा हो जाता है, तो ऐसे उस वायर को खींच के बड़ा कर रहे हैं यार। तो इसका मतलब वो कुछ ऐड तो नहीं कर रहा। तो इसका हम क्या परिणाम निकालेंगे, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये जो L2 है ये 2L1 तो हो गया, 2L1 तो हो गया, लेकिन जो वायर थी ना
ये वायर पहले ऐसी थी, मोटी थी, उसको जब एक्सटेंशन करके हमने बड़ा किया तो वो बड़ी तो हो गई, लेकिन भाई साथ में पतली होगी यार। वो जो वायर हमने किया था ना, वो जो वायर थी हमारी वो पतली होगी साथ में, वायर थी जो हमारी पतली होगी साथ में। तो भाई अब क्या करें, इसके लिए ही हमने A1 और A2 का निर्माण किया है, इनको बनाया है। ठीक है, तो अब एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को, जब भी हम शेप बदलते हैं, शेप तो क्या बदली है वैसे, था ये भी सिलेंडर और ये भी सिलेंडर, ये भी सिलेंडर, ये बस फर्क क्या है, वो थोड़ा पतला है लेकिन लंबा है, ये थोड़ा छोटा है लेकिन मोटा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इनकी वॉल्यूम्स इक्वल होंगी, ये समझना, इनकी वॉल्यूम्स इक्वल होंगी, तो हम इस केस में वॉल्यूम भी लेके चलेंगे, V1 और L1, V1 और V2। ठीक है, ये चीज़ इसमें मेन है, ये वाला कंसेप्ट बहुत भाई बहुत मेन कंसेप्ट है एक्सटेंशन वाला, तो इसको ध्यान से समझना। अगर वीडियो जाने की छोड़ रहे हो, अगर सोच रहे हो वीडियो छोड़ने की, मतलब वीडियो छोड़ के जाने की सोच रहे हो, तो अभी मत जाना। ठीक है, समझ लो, पूरी वीडियो को देख के जाना। और ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक्सटेंशन वर्ड कहीं पे यूज होता है तो आपको ये चीज़ें करनी है। तो वॉल्यूम हमको V1 और V2 ले लेनी है। अब V1 और V2 हमने ले लिया ना वॉल्यूम को, तो अब क्या करेंगे हम, जो ये V है ना, ये किसके इक्वल होता है पहले बता दो मेरे को। तो V में आपको बता देता हूँ, V होता है AL के इक्वल, जो वॉल्यूम है वो एरिया इंटू में लेंथ के इक्वल होती है। तो इस केस में V1 के इसके इक्वल होगा, V1 इक्वल होगा किसके, A1 L1 के। इस केस में किसके इक्वल होगा, V2 इक्वल टू L2 A2। तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, जब स्ट्रेच किया है ना हमने, आपने मैथ में पढ़ा हुआ, कई बार कह देते हैं कि भाई एक सिलेंडर के अंदर मिट्टी भरी हुई थी, उस मिट्टी को, मैथ की बात कर रहा हूँ आप लोगों को मैं, कि सिलेंडर के अंदर मिट्टी भरी हुई थी, उस मिट्टी को हमने उसमें से निकाला और एक क्यूबॉइड में भर दिया, तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम बताओ। तो भाई जो सिलेंडर की वॉल्यूम थी वही क्यूबॉइड की वॉल्यूम होगी, क्योंकि मिट्टी तो उतनी है। तो इसके अंदर भी वही केस है कि भाई वॉल्यूम तो उतनी ही रहेगी, बस उसको स्ट्रेच ही तो किया है। तो इसमें हम इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, V1 और V2 को। तो इसका मतलब V1 इज इक्वल टू V2 अगर है, V1 इज इक्वल टू V2, तो हम क्या लिख सकते हैं, A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2, A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। और हमको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि L2 किसके इक्वल होता है, 2 L1 के, जो हमने पढ़ा है कि L2 इज इक्वल टू 2 L1 है। तो L2 इज इक्वल टू 2 L1, तो A1 L1 इज इक्वल टू A2 इंटू 2 L1। अब सब कुछ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो A1 आ गया 2A2, लेकिन इन पर रेजिस्टेंस तो नया वाला निकालना है, फाइंड द फाइनल रेजिस्टेंस। तो इसलिए इसको A2 वैल्यू निकालेंगे पहले। तो A2 क्या होगा, A1 अपॉन 2। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो अब हमारे पास जो चीज़ आई वो ये, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि A2 क्या है, A2 क्या है, A1 अपॉन 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब आगे सोल्व करेंगे इसको। अब जो हमारे पास चीजें है ना, वो पिछले क्वेश्चन की तरह आसान होगी। जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था कि जो हमारे पास R2 था, वो क्या था, रो L2 अपॉन A2। तो बस इनकी वैल्यू पुट करनी है हमको कि R2 किसके इक्वल है, रो L2 किसके इक्वल है, 2 L1 के इक्वल। तो 2 L1 अपॉन में ये क्या है, A2 क्या है, A1 अपॉन 2, A1 अपॉन 2, A2 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू रो 2 इंटू 2 L1 अपॉन में A1, क्या हो गया, R इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 4 रो L1 अपॉन A1। अब इस 4 को ब्रैकेट के बाहर अगर ले आए तो क्या होगा 4, और ये जो रो L1 अपॉन A1 था, जो ये चीजें थी किसके इक्वल थी, R1 के इक्वल। तो हम लिख देंगे R1, तो R2 इज इक्वल टू 4R1। ये चीजें थी जो सिंपल यहाँ पे हुई थी। ठीक है, अब कई बच्चों को क्या यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि भाई 2 को ऊपर क्यों लेंगे, तो वो बताता हूँ भाई, आपकी क्लियर करनी जरूरी है, आपके जो डाउट्स हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आया कि 2 को ऊपर क्यों लेके गया हूँ, तो आप एक काम कीजिए, इसको A2 ही रखिए अभी थोड़ी देर के लिए, A2 ही रखिए आप इसको थोड़ी देर के लिए। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं, इस जो चीजें थी हमारे पास, इसको क्या लिख सकते हैं, जो A2 था कि जो रो L1 है ना, इसको डिवाइड कर रहे हैं A2 से, तो हम क्या लिख देंगे, रो 2L1 इज इक्वल टू, या इज इक्वल टू सॉरी डिवाइड बाय 1A2 बाय 1। ठीक है, ये चीजें हमने लिख दी। अब ये 2 आ चुका है यहाँ पे, तो इसको अगर हम A1 अपॉन 2 लिखें, ठीक है, A1 अपॉन 2 लिखें A2 को, तो क्या हो जाएगा,
यहाँ पे साइन बदल दें इसका, सॉरी एक मिनट रुकिए, हमने क्या था A2 लिया था, एक मिनट रुकिए, कुछ गलती कर दी हमने यहाँ पे, क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व हुआ है, आपको समझाने में कुछ गलती कर दी मैंने। इसको डिवाइड कर रहे हैं हम, हाँ अब समझ में आया, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो रो 2L1 डिवाइड बाय A2 करना था, मैंने वहां पे 1/A2 कर दिया, तो ये हो गया। अब हम इसको क्या लिख रहे हैं, A1/2। अब हम इसको अगर रेसिप्रोकल कर दें इसका, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, डिवाइड कीजिएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है अगर डिवाइड का साइन और रेसिप्रोकल कर दें तो मल्टीप्लाई का साइन में बदल जाता है। तो अब हम इसको लिख देंगे, इसको हम चेंज कर देंगे 2/A2 में, A1 में, और अब मल्टीप्लाई करके सिंपली वही 4 रो L1/A1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4R1। तो अब हमने यहाँ से एक चीज सीखी, क्या सीखी भैया, हमने यहाँ से एक चीज कि हमने ना यहाँ से एक चीज सीखी कि अगर हम लेंथ को सिंपली डबल कर रहे हैं तो जो रेजिस्टेंस है वो भी सिंपली डबल हो रहा है। लेकिन अगर हम जो लेंथ को एक्सटेंड करके डबल कर रहे हैं, एक्सटेंड करके यानी खींच के, जबकि एरिया जो ये वाला केस था हमारा, तो इसमें ना रेजिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ रहा है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन तो अभी भी है क्योंकि बड़ा है वो भी और ये भी बड़ा है। तो अगर हम अभी ये कहें कि लेंथ को हम 2 टाइम मतलब उसका लेंथ का हाफ कर रहे हैं, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहें लेंथ का हाफ हम एक्सटेंड करके कर रहे हैं, मतलब एक्सटेंड तो नहीं, कंप्रेस करके, सॉरी एक्सटेंड खींचना होता है, कंप्रेस दबाना होता है। तो लेंथ को अगर हम हाफ कंप्रेस करके कर रहे हैं, उसको दबा के कर रहे हैं, तो क्या होगा, जैसे स्प्रिंग होता है उसको कंप्रेस करते तो इतना सा बन जाता है। तो उसी प्रकार से उसी टाइप से लेंथ को हम ऐसे कंप्रेस करके हाफ कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस पे क्या डिफरेंस पड़ेगा, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स 1/4 हो जाएगा। मतलब अगर R1 है तो 1/4 ऑफ R1 हो जाएगा, जो R2 होगा, ठीक है। तो अब ये तो केस हमने पढ़ा था अभी L वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब एक केस ऐसा भी कर लेते हैं जब हम A को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो वही हमारे वाली चीज है, इनिशियल फाइनल। अगर यार कुछ भी समझ में आ रहा हो एक भी बच्चे को, तो प्लीज बता देना है कमेंट बॉक्स में। बहुत खुशी होती है जब आप लोगों के कमेंट पढ़ते हैं कि समझ में आ गए, तो कमेंट जरूर करना। तो इनिशियल और फाइनल, इनिशियल क्या है, R1 L और A1, R2 L और A2। इस बार हम L को नहीं छेड़ रहे, लेंथ को नहीं छेड़ रहे, सिर्फ एरिया बढ़ा रहे हैं। तो लाइन, तो R1 किसके इक्वल होगा, R1 इक्वल होगा रो L1/A1 के, L/A के। R2 किसके इक्वल होगा, R2 इक्वल होगा रो L/A2 के। अब वो कह रहा है कि मैंने भाई एरिया को मैं 2 टाइम्स कर रहा हूँ, एरिया को डबल कर रहा हूँ, यानी कि A2 जो होगा वो 2A1 होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू को जल्दी जल्दी से, A2 इक्वल टू R2 इक्वल टू रो L/A2। अब इस A2 को हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास ये चीज है ना 2A1, इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, R2 इज इक्वल टू रो L 2L1 2A1, R इज इक्वल टू रो L/2A1। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, R इज इक्वल टू रो L/A1, और 2 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इस की जो वैल्यू है ये क्या है, किसके इक्वल है, ये हमारा R1 के इक्वल है। यहाँ पे देखो तो ये क्या होगा, 1/R 1/2 इंटू R1 जो R2 है। यानी कि जो मैंने आपको कहा था कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, वो चीज़ यहाँ पे प्रूव हो चुकी है कि अगर हम एरिया को बढ़ा रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो जो रेजिस्टेंस है, जो नया रेजिस्टेंस है, वो क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है पुराने रेजिस्टेंस का। तो इसी तरह से अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर देते हैं यहाँ पे, तो उस केस में रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझानी थी। तो एक वो जो केस है ना लेंथ वाला, एक्सटेंशन वाला, वो जरूर याद रखिएगा कि अगर हम लेंथ को एक्सटेंशन में बढ़ा रहे हैं तो हमको वॉल्यूम वाला केस लेना पड़ेगा, और वो उस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये थे हमारे फैक्टर्स जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एक कंडक्टर का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत कोशिश की आपको समझाने की अच्छे से। बाकी कुछ कमी रही हो तो माफ़ कर दीजिएगा। बाकी आगे की वीडियोस में मिलते रहेंगे, इम्प्रूव करते रहेंगे खुद को। और आज की वीडियो के अंदर हमने फैक्टर्स पढ़ लिए और रजिस्टिविटी पढ़ ली। तो रजिस्टिविटी फिर से बता देता हूँ लोगों को। रजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं, जो ये है इसको रो कहते हैं, इसकी ऐसे यूनिट होती है रजिस्टिविटी की ओम मीटर, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ।
तो मैंने आपको ना भाई प्रीवियस वीडियो के अंदर रेजिस्टेंस वाली वीडियो थी ना, उसके अंदर एक वो दिया था क्वेश्चन, तो वो किया हुआ आप लोगों ने, मैं मानता हूँ। तो फिजिक्स क्योंकि यार न्यूमेरिकल पे बेस्ड होती है, तो हमको न्यूमेरिकल साथ साथ करने होते हैं। तो आगे की वीडियोस में भी आपको मिलता रहेगा। और बस ये चैप्टर खत्म हो जाने का आपको न्यूमेरिकल बहुत सारे मिल जाएंगे इसी चैनल पे, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चैप्टर खत्म होते ही बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको मिलते रहेंगे। जितने फॉर्मूले मैंने आपको करवाए हैं, जितने फॉर्मूलाज मैंने आपको करवाए हैं, वो सभी आपको मिल जाएंगे। तो आगे की वीडियोस देखने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो पढ़ लो यार।